हेलो एवरीवन। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपनी डिस्कशन को मनी एंड बैंकिंग की। और प्रीवियस लेक्चर तक दोस्तों हम लोग कवर कर चुके हैं मनी क्या होता है, फियाट मनी क्या होता है, सिग्नोरिच क्या होता है। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मनी सप्लाई के कॉन्सेप्ट के बारे में। मनी सप्लाई यानी कि पैसा जो है वो देश के अंदर घूम रहा है कहीं ना कहीं। अब वो किसी ना किसी के पास है लेकिन वो सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। और सबसे पहले जो मनी को जो सप्लाई कर रहा है, जहाँ से प्रिंट हो रहा है मनी, वो है आरबीआई का दफ्तर। तो मुझे आप लोग ये बताओ, आरबीआई का दफ्तर है कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है, कौन सी जगह पर? मुंबई। और क्या इसकी रीजनल ब्रांचेस भी होती हैं, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता वगैरह? हाँ जी, ठीक है। अब जो मनी सप्लाई है ना, ध्यान से समझना, पहली बात तो ये है कि ये एक ना स्टॉक कंसेप्ट है। स्टॉक मतलब स्टॉक मार्केट वाला नहीं। जैसे हम लोग गुड्स की स्टॉक की बात करते हैं ना, जमाखोरी की बात करते हैं, ये उस चीज का कंसेप्ट है, उससे रिलेटेड है। ये एक स्टॉक कंसेप्ट है। टोटल स्टॉक ऑफ मनी जो कि जनता सर्कुलेट कर रही है एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, इसको दोस्तों मनी सप्लाई बोलते हैं। अब जनता सर्कुलेट कर रही है मतलब, या जनता के बीच में सर्कुलेट हो रहा है, यानी कि जो पब्लिक है वो अपनी इकोनॉमी के अंदर वो अपनी डिमांड और सप्लाई की मदद से, कुछ प्रोड्यूसर्स हैं इकोनॉमी के अंदर, कुछ कंज्यूमर्स हैं, अल्टीमेटली वो पब्लिक है, वो अपने डिमांड और सप्लाई के माध्यम से, कुछ लोग गुड्स डिमांड कर रहे हैं, कुछ सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उन सारी गुड्स और सर्विसेज की पूर्ति के लिए, फुलफिलमेंट के लिए पैसा घूम रहा है। यह है मनी सप्लाई का कंसेप्ट। मनी सप्लाई में एक चीज ध्यान रखना, राइटर आपको बता रहा है, इट डज नॉट इंक्लूड द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय गवर्नमेंट या बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। सरकार की तिजोरी में या फिर बैंकों के पास जो पैसा पड़ा होता है वो मनी सप्लाई नहीं होता, क्योंकि वो सर्कुलेट नहीं हो रहा। यानी कि मनी सप्लाई में देखो, मैंने आपको शुरू में ही एक ब्रह्मास्त्र वर्ड दिया है, सर्कुलेशन बहुत जरूरी है। लेकिन क्या बैंकों के पास सच में पैसा सर्कुलेट नहीं होता कि जो बैंकों के पास पड़ा हुआ है? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं अभी क्लास पॉज करके, अभी वीडियो ऑन करके आपके सामने घर के पास के एटीएम जाऊं और निकाल सकता हूं मैं अपना पैसा? निकाला एटीएम से है, लेकिन है तो वो बैंक का ही पैसा ना। तो फिर कैसे सर्कुलेट नहीं हो रहा? और उस पैसों को निकालकर अभी मैं चॉकलेट ले आऊं, चिप्स ले आऊं, बाल कटवाने चला जाऊं, कुछ भी है, तो मैं तो ये सारा का सारा काम कर पा रहा हूं। अभी क्लास को पॉज करके या फिर क्लास को ऑन करते करते मैं ये वाला काम करने जा सकता हूं। लेकिन यही तो बात है ना, राइटर आपको बता रहा है कि बैंकिंग सिस्टम के पास जो पैसा है वो सप्लाई ऑफ मनी नहीं है, बस एक चीज को छोड़कर, वो है डिमांड डिपॉजिट। अभी हम बात करेंगे डिमांड डिपॉजिट क्या होता है। जब आप इमीडिएटली ऑन डिमांड पैसा अपने बैंक से निकाल सको ना। अब बैंक तो 4:15 बजे, 4:30 बजे बंद हो जा रहे हैं हर एक शहर के अंदर। अब पैसे की जरूरत पड़ गई रात को 12 बजे, तो क्या नहीं निकाल सकता मैं अपना पैसा? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। एटीएम कार्ड है मेरे पास, क्रेडिट कार्ड है मेरे पास, डेबिट कार्ड है मेरे पास ऑनलाइन पेमेंट पड़ा हुआ है, ऐप्स है मेरे पास, फोन पे है, यूपीआई है, पेटीएम है, गूगल पे है। अब मेरे को इमीडिएटली की जरूरत पड़ गई, सुबह 3 बजे, 2:30 बजे, 4 बजे मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ, मैं कहीं पर भी, रोहतांग हूँ, मैं मनाली हूँ, कहीं पर भी हूँ, रास्ते में मुझे किसी को पैसे ट्रांसफर करने, किसी से मंगवाने, एटीएम भी नहीं है दूर दूर तक, कोई बात नहीं, बस मेरे को मोबाइल नेटवर्क चाहिए और मेरे पास पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। सामने वाली पार्टी को अपना नंबर भेजूंगा, अपना फोन पे का स्कैन भेजूंगा, वो मुझे पैसा भेज देगा, सिमिलरली मैं भी उसको पैसा भेज सकता हूँ। तो ये वाला पैसा तो इसका वाला सर्कुलेट हो रहा है, डिमांड डिपॉजिट वाला। डिमांड डिपॉजिट मतलब क्या होता है, अभी और क्लियर करूंगा। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि ऑन डिमांड जो आप बैंक से अपना पैसा निकाल सको। अब जरूरी नहीं है उसको आपको बैंकों के दफ्तर जाना हो, वहां एक बोरिंग सी बूढ़ी सी बुढ़िया बैठी हो, अभी वेट कीजिए लाइन में लगा दे, तब तक मैं अपना आपा खोदू और खिंचा के उसके चांटा मारू, 32 के 32 जाट टूट के गिरे उसके। ये पेशेंस मेरा टेस्ट ना होना। और मैंने बैंकों के अंदर जो पैसा खुलवाया तो उनको समझ में आ जाना चाहिए, हराम खोरो, वो मेरा पैसा है, तुम्हारे बाप का पैसा नहीं है। तो जब मुझे चाहिए होगा मैं तब रखूंगा। तो बैंक अगर दूसरों को ऐसा उकसाने लगे कि खुद का पैसा निकालने के लिए लोगों को बैंक में जाकर सर पीटना पड़ रहा है, बैंक चलेंगे ही नहीं। तो डिमांड डिपॉजिट एक ऐसा माध्यम होता है कि बैंक ये कहता है, भाई साहब हम 4:30 बजे घर चले जाते हैं, हमारे भी पति बीवी बच्चे सब कुछ हैं, हमें भी टाइम स्पेंड करना होता है,
ठीक है, पूरे दिन बैंक में बैठे बैठे हमारी भी तशरीफ मर जाती है। तो अब हम आपको फैसिलिटी एक दे रहे हैं, जगह जगह आपके लिए पूरे हिंदुस्तान में एटीएम बनवा रखे हैं। आप किसी भी बैंक में आपका खाता हो, आप कोई सा भी एटीएम कार्ड किसी भी बैंक का किसी भी एटीएम में यूज कर दो, आपका पैसा निकल जाएगा। उतना भी नहीं करना है, आप हमारे कहने से एक फोन पे यूपीआई की कोई भी ऐप जो है वो आप डाउनलोड कर लो, उससे आप अपने स्कैन वगैरह के थ्रू, नंबर के थ्रू पैसा इधर उधर कर सकते हो। आपका ही पैसा है, आप जैसे मर्जी चाहो यूज करो। हमने नहीं बोला कि आपको कि आप हमारे दफ्तर वगैरह आओ बार बार। सिर्फ अकाउंट खुलवाने आपको आना था, केवाईसी वगैरह जब भी आपकी होगी वो आपको करवानी पड़ेगी। आधार अपडेट करवाना है, एड्रेस अपडेट करवाना है, आप खुद आओ, जो आपको फैसिलिटी चाहिए। हम आपको पैसा निकालने के लिए पुराने जमाने की तरह अब तंग नहीं करेंगे। यह है डिमांड डिपॉजिट। अब मैं उनसे कहूं मैडम बल्क में मेरा पैसा तो ट्रांसफर होता ही नहीं है, मुझे तो 2 करोड़ रुपए से किसी से पेमेंट लेनी है, वो लेनी है, तो वो कहेंगे कोई बात नहीं, आप कल हमारे ब्रांच से तो एक चेक इशू कर देते हैं, हम आपका चेक बुक इशू कर देते हैं। ठीक है, ये होता है डिमांड डिपॉजिट। अब इसके अलावा जो भी बैंकों के पास पैसा है, इसके अलावा कोई भी पैसा है बैंकों के पास और सरकार के पास, सरकार की तिजोरी में, वो नहीं है मनी सप्लाई का पार्ट, क्योंकि वो सर्कुलेट नहीं होगा इतनी आसानी से। डिमांड डिपॉजिट वाली चीज तो सर्कुलेट होती है, बिकॉज दे आर द सप्लायर्स और द प्रोड्यूसर्स ऑफ द मनी। जो बैंकिंग सिस्टम है और जो सरकार है वो सप्लायर है और प्रोड्यूसर है मनी के। सप्लायर कैसे? सरकार की अथॉरिटी की वजह से वो चीज़ सर्कुलेट होती है, एंड वो जो पैसा जब सरकार ने अथॉरिटी दे दी कि पुराने आरबीआई को, गवर्नर को फोन करा, बेटे सुन 500 और 1000 के नोट ये पुराने वाले बंद कर दियो, मैं टीवी पे रात को आके अनाउंस कर दूंगा, और अब इनकी जगह फ्रेश सीरीज मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ऐसे उसकी डिजाइनिंग होगी, शेप होगी, इसको इशू करवाना शुरू करो। नई नई प्रिंटिंग मशीनें वगैरह जो भी तुम्हें हेरा फेरी करनी है, इंक डालनी है उसके अंदर, जो करनी है, ये सब चीज़ें तुम देखो। देयरफॉर स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय देम कौन है यहाँ पर? गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम। इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल, क्योंकि वो लोगों के हाथ में नहीं है, वो लोग सर्कुलेट नहीं कर सकते, वो सरकार की तिजोरी में पड़ा हुआ है, बैंकिंग सिस्टम में पड़ा हुआ है। हाँ, लेकिन बैंकिंग सिस्टम में सिर्फ एक पैसा है, एक फॉर्म ऑफ पैसा है जो कि घूमेगा, वो है डिमांड डिपॉजिट, ऑन डिमांड। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दे दिए इसके, चेकबुक, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, फोन पे, यूपीआई, सारा मैंने आपको दे दिया, ये डिमांड डिपॉजिट है। अब मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए क्या कुछ टूल्स होते हैं? तो यस, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है और ये आरबीआई की कैलकुलेशन वाला पार्ट है, डोंट वरी, लेकिन मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, चीज़ें नई हैं इसलिए पहली बार सुनने में ऊटपटांग लगेंगी, लेकिन किसी भी चीज़ को टफ नहीं बनने दूंगा, डेट्स माई प्रॉमिस। टूल्स टू मेजर मनी सप्लाई। जो वेरियस मेजर्स होते हैं मनी सप्लाई के, वो वेरी करते हैं इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी। अब सरदर्दी के लिए एक नई टर्म और आ गई, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब ये नहीं होता कि किसी भी चीज़ में गीलापन कितना है, कि आप किसी चीज़ को, यहाँ पर मनी सप्लाई लिखा हुआ है, क्या हम अपने पैसे को निचोड़ दे तो क्या पानी निकलेगा उसमें से, या वाइन निकलेगी? लिक्विडिटी का मतलब ये नहीं है कि कोई भी चीज़ गीली हो। लिक्विडिटी का मतलब इकोनॉमिक्स के अंदर या बैंकिंग सिस्टम के अंदर ये होता है, एनीथिंग विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। एनीथिंग का मतलब मैं भी बता देता हूं, एनी एसेट विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। अब यहां पर मनी को इकोनॉमी के अंदर सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट माना जाता है, क्योंकि सबसे इजी फॉर्म में। अब देखो, आप कहोगे कि मनी तो खुद भी कैश है, नहीं यार, हर एक मनी कैश फॉर्म में नहीं होता। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, मनी सबसे एक लिक्विड एसेट माना जाता है। आपके पास कोई भी फॉर्म ऑफ मनी हो, आपको फटाफट से, अगर कोई पर्सन ये बोल रहा है ऑनलाइन ट्रांसफर मत करवाओ, रिकॉर्ड हो जाएगा, और मेरे पूरे दिन में वैसे भी बहुत सारे जो ट्रांजेक्शन होती रहती है, तुम अपने पास के एटीएम से पैसा निकालकर मुझे कैश पकड़ा दो। ठीक है भाई, कैश पकड़ा दिया उसको। तो मनी एक ऐसी चीज़ है कि मेरे बैंक में था, मैंने निकाला, कैश की फॉर्म में उसको दे दिया, सबसे लिक्विड एसेट है। और क्या होता है? तो दूसरा होता है, आप कह लो गोल्ड, फिर आप कह लो सिल्वर, आप अपनी प्रॉपर्टी को भी कह लो, जो घर है। ये ऐसी चीजें आप समझ जाओ कि जो फटाफट बिक के आपके हाथ पे नोट की गड्डियां रख देना, वो चीज होती है लिक्विड। जिसको जितना ज्यादा टाइम लग रहा है कैश के अंदर कन्वर्ट होने में, वो इसका मतलब उतना कम लिक्विड है। जो जितना ज्यादा जल्दी कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाए, वो उतना ज्यादा, उसकी लिक्विडिटी उतनी ज्यादा हाई होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक दुकानदार को बोला, ये रिसेंट की बात है, सच की बात है, कि मैं कहा एटीएम कौन जाए, घर के नीचे दुकान थी, तो मुझे 1000 रुपये चाहिए थे, कैश में चाहिए थे। मैंने बोला भैया मैं आपको ना फ़ोन पे कर रहा हूँ 1000 रुपये, और आप मुझे 500 के नोट या जैसा भी आपका बने, आप मुझे 1000 रुपये दे दो। उसने निकाल के दे दिया। यही अगर मैं उससे कहूँ, ये मेरा एक टैबलेट पड़ा हुआ है सैमसंग का,
सैमसंग टैब 2, आप इसको रख लो और इसको जो भी कीमत है आप इसकी मेरे को दे दो और इसके बदले मुझे राशन दे दो, चीनी दे दो, चिप्स के पैकेट दे दो, ओरियो के बिस्किट के पैकेट दे दो, बटर दे दो, दूध दे दो, वो मना कर देगा भाई। हो सकता है लेने वाला ले ले, लेकिन बड़े सारे लोग मना कर देंगे। लेकिन अगर मैं किसी के पास जाकर ये जो फ़ोन पे वाली चीज़ मैंने करी कि 1000 रुपये मेरे को चाहिए थे और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मैंने मारा उसको कि हाँ भाई आप अपना स्कैन दे दो, मैं आपको करता हूँ और मुझे फटाफट से 500 के 2 नोट दे दो, वो काम हो ईजिली हो जाएगा। प्रॉपर्टी मुझे बेचनी है, तब भी उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। आई शुड फाइंड अ बायर, जिस रेट पे मेरी प्रॉपर्टी चल रही है, जिस एरिया में मेरा मकान है, उधर प्रॉपर्टी के रेट क्या है उसके हिसाब से। सोना, आपको सुनार की दुकान पर जाना पड़ेगा, घर बैठे बैठे एकदम से कोई नहीं लेकर। और हो सकता है अब आप ये कहो, आप मदर डेयरी का दूध लेकर आए 3 किलो, 3 किलो लगभग लाइक 66 की 1 रुपये 66 की 1 लीटर की थैली है, तो 198 रुपीज़ का हो गया। आप 198 रुपीज़ का 3 लीटर मदर डेयरी का फुल क्रीम दूध लेकर आए, ठीक है। अब आपने बोला कि आपको ना ज्वेलरी से प्यार नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपने जो नोज पेन है उसको निकाल कर दे दी कि आप ये ले लो और ये इसकी कीमत 300 रुपये 500 रुपये तक की तो होगी और आप मैं आपसे 3-4 दिन तक ये है दूध लेता रहूँगा या लेती रहूँगी, आपने जो भी है अपना दे दिया, ठीक है। गोल्ड का ऐसा कोई सामान ज़रूरी नहीं है वो ले ले, ज़रूरी नहीं है। उसको क्या पता है, तो आप बता रहे हो कीमत है कितने की है कितने की नहीं है, अभी सोने का रेट क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, जो भी है, तो इसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन इसलिए कहते हैं मनी इज़ द मोस्ट लिक्विड एसेट। तो अगर आपको ऑप्शन आ जाए ना कि इनमें से क्या चीज़ लिक्विडिटी की तरह सर्व करती है, मनी, गोल्ड, सिल्वर, प्रॉपर्टी, जी हाँ सब सर्व करता है, लेकिन सबसे लिक्विड क्या है, मनी। और लिक्विडिटी की डेफिनेशन क्या होती है, एनीथिंग विच कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश, इजिली। वहां पर आपको ज़्यादा माथापच्ची ना करनी पड़े, डिस्प्लिन की गोलियां ना खानी पड़े, कॉन्टैक्ट ना करना पड़े, ढूंढना ना पड़े, ये चीज़ है, ठीक है। तो फॉलोइंग आर द टूल्स थ्रू विच मनी सप्लाई इज मेजर्ड बाय आरबीआई। आरबीआई कैसे मेजर करता है कि मनी सप्लाई कितना चल रहा है? अच्छा, आरबीआई मेजर ही क्यों करता है कि मनी सप्लाई है कितना? क्या जरूरत है आरबीआई को ये बेवकूफ़ी करने की, ये फालतू की चीज़ें M0 M1 M2 M3, ये क्या जरूरत है आरबीआई को ये बकलोली करने की? है बोर हो रहा है आरबीआई के बैठा रहता है ये देखने के लिए कि हम बोर हो रहे हैं, चलो कोई टेक्निकल चीज़ लाते हैं जो जनता की समझ में ना आए। वेरी गुड। जब उसको पता रहेगा कि पैसा कितना घूम रहा है तो उसको ये पता रहेगा इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कितनी है। सही बोल रहे हो शाइनी और हरनीत, ठीक है। तो उसके बेसिस पर वो फिर डिसाइड करेगा। शाइनी, हमने पढ़ा था ना कि पैसे को इकोनॉमी से खींचना है या फिर इन्फ्यूज करना है, डालना है ना, ठीक है। ये चीज़ है। अब ना जो मनी सप्लाई के मेजर्स होते हैं, अब हम एक एक करके वो पढ़ते हैं। इजी है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, डोंट वरी। एक होता है MO, या इसको कई लोग M0 भी बोलते हैं, जैसा आपको ठीक लगे, आप जो मर्जी बोलो, प्रोनाउंसिएशन डजेंट मैटर। एग्जाम हमें निकालना है, हमें कोई अंग्रेजी अपनी प्रूफ नहीं करनी है, ठीक है। MO या M0 जो मर्जी बोलो। जो M0 है ना, वो दोस्तों रिजर्व मनी है, उसका नाम होता है रिजर्व मनी। ये आपको पहले याद रखना है। सबसे पहले आप इनके नाम ही याद करो। M0 रिजर्व मनी है, M1 को बोलते हैं नैरो मनी, 2 और 4 के कुछ नाम नहीं है, M3 को बोलते हैं ब्रॉड मनी। ध्यान से सुनना, M0 रिजर्व मनी है, M1 को बोलते हैं नैरो मनी, M3 होता है ब्रॉड मनी। अब इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है, बस ये नाम है कि आप सोचो कि अब सबसे ब्रॉड तो यही है, इसके अंदर M3 पूरा का पूरा आता है, ये आता है, और M3 के अंदर M1 शामिल है, यानी कि ये सारी चीज़ों का कंपाइलेशन है ये। लेकिन ब्रॉड मनी फिर भी M3 को बोला जा रहा है, M4 को नहीं। तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बस ये ऐसी चीज़ है कि अगर एग्जाम में बैठ के अगर आपको याद होगी तो ही आप इसको अटेंड कर पाओगे, वरना आपको छोड़ना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन को। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, M0 रिजर्व मनी, M1 नैरो मनी, M3 ब्रॉड मनी। ये तो हो गए रट्टू तोते वाले नाम। अब चलो इनके अंदर घुसते हैं हम लोग। M0 रिजर्व मनी, ये एक ऐसी चीज है, ऐसी करेंसी विच इज इन सर्कुलेशन, इकोनॉमी के अंदर घूम रही है धड़ाधड़ करके। ये जो डिमांड सप्लाई की मदद से जो भी लोगों की डिमांड सप्लाई क्रिएट हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर, उसके बलबूते पर जो भी पैसा घूम रहा है, दैट इज करेंसी इन सर्कुलेशन। ओके, दूसरी चीज इसके अंदर क्या आती है, तो हो गया उसका पहला कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट, बैंकर्स डिपॉजिट विद द आरबीआई। एक्सक्यूज मी, ये क्या, ये कौन सी स्टूपिडिटी है, बैंकर्स डिपॉजिट विद द आरबीआई। अब यहाँ पर ना बैंकर हम नहीं होते हैं, मतलब आप में से जो इकॉनमी फ्रेश स्टार्ट कर रहा है, मैं हर एक लेवल के पर्सन के लिहाज से बताना चाहता हूँ सारी चीज़ें। हम बैंकर नहीं होते हैं, हम कस्टमर होते हैं, नॉर्मल डिपॉजिटर होते हैं। मुझे एक बात बताओ हरनीत, पापा के आरबीआई में कितने अकाउंट है आपके? अच्छा, होंगे, वाह। पापा क्या मतलब, नरेंद्र दामोदर दास मोदी नाम है पापा का?
हैं? नहीं नहीं, मैंने आरबीआई पूछा तो आपने कहा एक दो तो होंगे ही। अदिति, प्रधन्य, सब लोग आरबीआई का अकाउंट है? नहीं है, ठीक है। आरबीआई में क्योंकि जनता नहीं है, जनता अकाउंट नहीं खोल सकती, ठीक है। तो करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई, यहां पर बैंकर कौन है शाइनी? किसकी बात हो रही है? कौन से बैंक? कमर्शियल बैंकों के ना दोस्तों खाते होते हैं, जैसे हम लोगों के खाते नॉर्मल बैंक में होते हैं ना हरनीत, ठीक है। ऐसे कमर्शियल बैंकों के भी खाते होते हैं आरबीआई के पास। अच्छा मुझे एक बात बताओ अर्पित, कमर्शियल बैंक मना कर सकता है मुझे तो नहीं खुलवाना खाता आरबीआई के पास? क्यों? जबरदस्ती है मतलब? हमारे घर पे तो अर्पित कोई नहीं आता बोलने के चलो चलो उठो जल्दी, अब तुम्हारे इतने साल हो गए और तुमने बैंक में खाता नहीं खुलवाया, बैंक वाले उठा कर ले जाए, मैं ऐसा तो नहीं होता। हाँ, वरना वरना क्या छीन लेगा उससे? लाइसेंस लाइसेंस छीन लेगा, ठीक है। तो बैंकर्स डिपॉजिट विद द आरबीआई, दूसरी चीज ये कि जो बैंकों के खाते हैं ना, नॉर्मल कमर्शियल बैंकों के जो खाते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, एयू बैंक, ठीक है, धनलक्ष्मी बैंक, ये सबके खाते होते हैं आरबीआई के पास। एंड कुछ अदर डिपॉजिट्स जो कि ये बैंक जो हैं, अगेन अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, जनता का कुछ लेना देना नहीं है। आरबीआई और जनता का डायरेक्ट ताल्लुकात होता ही नहीं है हमारे देश में या किसी भी देश में। हमारे देश में आरबीआई नाम हमारे एपिक्स बैंक का है, हमारे देश के सेंट्रल बैंक का नाम है। अलग अलग देशों में अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन कोई भी सेंट्रल बैंक डायरेक्ट डीलिंग नहीं करता पब्लिक से किसी भी देश के अंदर। हमारे देश में से एपिक्स बैंक या सेंट्रल बैंक का नाम है। एपिक्स मतलब सबसे टॉप का, जो ये टर्म आप जानते होंगे अंग्रेजी टर्म, एपिक्स जो सबसे टॉप का हो, वैसे बोलने को बोला जाता है सेंट्रल बैंक, ठीक है। यूनियन बैंक हमारे देश का जो है सबसे टॉप का, वो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अदर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई, ये आप धीरे धीरे करके आगे सीख जाओगे कि और क्या चीज़ें, और क्या क्या चीज़ें जो कमर्शियल बैंक हैं वो डिपॉजिट करवाते हैं आरबीआई के पास, ठीक है। ये होता है रिजर्व मनी। पहले बताओ मुझे जल्दी से ये चीज़ समझ में आई आपको? जल्दी बताओ, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले आपके दिमाग पे प्रेशर ना हो तो मैं एक बात को क्लियर कर देता हूं सबसे पहले। जैसे ही दोस्तों हम लोग ना M0 से M4 की तरफ बढ़ते रहेंगे ना, तो लिक्विडिटी डिक्रीज होती रहेगी। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब यही होता है ना, सबसे ज्यादा इसकी होगी 100%, है ना, 1% तक यहां पहुंच जाएगी, ऐसे ही बोलेंगे ना अर्पित, इसको बताओ, है ना। तो ये चीज समझ के चलना दोस्तों, और ये एडिशनल चीज है शाइनी, है ना, सीबी सचदेवा में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, है ना। ये चीज़ ध्यान से समझ के चलना सब लोग। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी कैसी होगी? जैसे ही हम लोग M0 से M4 की तरफ मूव करते रहेंगे तो लिक्विडिटी कम होती जाएगी। यानी कि अगर मेरे पास किताब है या मैं नोट बना रहा हूं, तो मैं क्या M0 के आगे या रिजर्व मनी के आगे ये लिख दूं, मोस्ट लिक्विड मनी सप्लाई मेजर, मनी सप्लाई मेजर, सही लिखा है मैंने? कल को ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, पता है कि सबसे ज़्यादा लिक्विड मनी सप्लाई मेजर कौन सा होता है आरबीआई का? रिजर्व मनी, नैरो मनी, ब्रॉड मनी, नन ऑफ दी अबव, उसका आंसर होता है रिजर्व मनी। एक और तरीके से क्वेश्चन आ सकता है जो कि स्टेट पीएससी पूछ सकते हैं, MO, M1, M3, M4, M2, जो मर्जी है, इनमें से कौन सा जो है वो मोस्ट लिक्विड मनी सप्लाई मेजर है? तो उसका आंसर अगेन M0 होगा। आपको रिजर्व मनी वर्ड भी याद रखना है, M0 भी याद रखना है, ठीक है। कंपोनेंट्स क्या हैं ये भी याद रखने हैं। करेंसी इन सर्कुलेशन जो कि घूम रही है करेंसी, बैंकों के जो कमर्शियल बैंक के जो खाते हैं आरबीआई के पास, और दूसरे कुछ डिपॉजिट्स जो कमर्शियल बैंकों ने आरबीआई के पास करे होते हैं, ठीक है। या फिर और कहीं से भी डिपॉजिट जो आते हैं सरकार के पास से भी आते हैं, वो भी हम देखेंगे कि आरबीआई सरकार से भी कुछ कुछ रख लेता है उसको लोन देने के लिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कुछ होती हैं। लेकिन अभी मैं चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना चाहता, कोई नई टर्म ऐसी जिसके बारे में अभी आप जानते नहीं हो, मैं ऐसी कोई टर्म यूज़ नहीं करना चाहता, ठीक है। बाद में दूसरा होता है, आगे बात करते हैं, बाद में आता है M1, नैरो मनी, ठीक है। नैरो मनी क्या होता है? करेंसी विद द पब्लिक। ये होता है पैसा जो कि हमारे पास होता है, हमारे पास मतलब अभी बस आप जो, अगर अपने फ़ोन की तरफ देखो या अगर आपको ये पता हो कि आपके फ़ोन में जो भी
बैंकिंग ऐप है या कुछ भी है, आपके बैंक के खाते में पैसा कितना पड़ा हुआ है, आपके पास सेविंग कितनी है, कोई हाल फिलहाल में आपके पास शादी हुई थी आपके घर में तो आपको शगन के तौर पर कितने पैसे मिले, कुछ भी मिले, जो आपके पास पैसा है ना आपका, वो है करेंसी विद द पब्लिक। आपके घर में जो पैसा पड़ा हुआ है, पापा के खाते में जो आपके पैसा है अभी इस टाइम पर, जिस टाइम पर आप एक क्लास ले रहे हो ऑन द स्पॉट, ये है करेंसी विद द पब्लिक। दूसरा, नेट टाइम डिपॉजिट्स हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक। अभी नेट टाइम डिपॉजिट जो होता है, अभी मैंने आपको सॉरी नेट डिमांड डिपॉजिट्स बाय द कमर्शियल बैंक। अभी जो डिमांड डिपॉजिट्स होता है जो कि कमर्शियल बैंक के पास होता है, मैंने अभी आपको क्लियर करा, ये डिमांड डिपॉजिट किसके लिए है, whom इट इज मेंट फॉर, किसके लिए डिमांड डिपॉजिट ये, नहीं नहीं किसके लिए, किसकी सहूलियत के लिए, कौन यूज करेगा इसको, पब्लिक यूज करेगी। और इसके माध्यम क्या क्या है डिमांड डिपॉजिट्स के, अभी मैंने आपको बताया, जल्दी बताओ। एक तो हो गया चेक, और नंबर 1 चेक, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, और कैसे निकाल सकता हूं पैसा, डीडी डिमांड ड्राफ्ट, और हाँ प्रधान मैंने भी डीडी लिखा डिमांड ड्राफ्ट, और एटीएम कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, और यूपीआई एप्स या मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस। सारी चीजें क्लियर हुई हैं, सारी चीजें क्लियर हुई। ये सारी चीजें ऑन डिमांड आपको पैसा दे देंगी कि नहीं दे देंगी निकाल के, आपका जो भी आपके बैंक के खातों के अंदर सेव है, ऑन डिमांड, या फिर हम लोग ऐसा बोले ऑन द स्पॉट, जैसी आप डिमांड करो मिल जाएगा आपको पैसा कि नहीं मिल जाएगा। एक एटीएम में जहां पर पैसा नहीं है, वो कह रहा है अभी इस एटीएम में पैसा नहीं पड़ा हुआ, दूसरे बगल में कहीं एटीएम जाके रोड क्रॉस करके या दूसरी गली में जहां पर भी आपके घर के पास कोई और एटीएम हो, वहां से नहीं निकल पाएगा क्या आपका पैसा, बताना जरा। आप जिस शहर में रहते हो, आपका बैंक का खाता आपके घर के पास है, लेकिन आप कहीं और चले गए पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, या कुछ भी है, तो वहां से आपका पैसा नहीं निकल पाएगा क्या दूसरे शहर में। अगर आपका दिल्ली में खाता है और आप कन्याकुमारी घूम रहे हो, तो वहां से आपका पैसा नहीं निकल पाएगा किसी एटीएम से। बिल्कुल निकल जाएगा, हाँ जी प्रधान निकल जाएगा। तो डिमांड, पहले बताओ डिमांड डिपॉजिट समझ में आया, क्या मतलब होता है हरनीत डिमांड डिपॉजिट का, कैसे डिफाइन करोगे इसको इंटरव्यू में अगर पूछ लिया जाए तो, क्या बोलोगे डिमांड डिपॉजिट क्या होता है। विड्रॉ कर सकते हो। और ये डिमांड डिपॉजिट जो होते हैं, ये वाले जो खाते होते हैं हमारे किसके पास होते हैं, आरबीआई के पास या कमर्शियल बैंकों के पास, बैंक के पास, बस आरबीआई नहीं होना चाहिए वो, है ना। तो आप बताओ हरनीत, पापा का अकाउंट है आरबीआई में, नहीं, दुखी होने वाली बात नहीं है, किसी का नहीं है हरनीत है ना, वो तो आईएएस बन जाओगे तब भी नहीं खुल पाएगा। उसके बाद M2 के अंदर, इसका कोई नाम नहीं है, कोई जैसे इसको कुछ नहीं बोला जाता, जैसे हम लोग ऊपर रिजर्व मनी, नरो मनी बोल रहे थे। अच्छा अब मुझे बताओ, ये M0 के कंपैरिजन में क्या M1 की लिक्विडिटी और कम हो गई, M1 की लिक्विडिटी और कम हो गई, यस ठीक है, क्योंकि रूल क्या है, हम M0 से M4 तक पहुंचेंगे तो लिक्विडिटी बढ़ेगी कि कम होगी, कम होगी, ठीक है। अब M2 की बात करते हैं। M2 के अंदर दोस्तों M1 के सारे कंपोनेंट्स हैं। क्या था भाई M1 में, यानी कि करेंसी विद द पब्लिक, दूसरा नेट टाइम डिपॉजिट्स बाय कमर्शियल बैंक, ठीक है, ये दोनों चीजें तो आएंगी इसके अंदर, नंबर 1 नंबर 2 जो कि ऊपर हमने कोट कर रखा है, नंबर 1 नंबर 2। इसके अंदर एक चीज और है, प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। आपको पता होगा जैसे ही आपका एटीएम का कार्ड होता है, आप लोग पैसे विड्रॉ करने तो सारे लोग गए होगे, है ना। एटीएम की मशीन पर एक ऑप्शन आता है सबसे पहले जब आप अमाउंट डालते हो या फिर अपना पिन डालते हो, कि कैसा अकाउंट है आपका, करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है, आता है कि नहीं आता है बताओ। सेम एटीएम कार्ड आपको 2 ऑप्शन देता है कि आप अपना अकाउंट सेलेक्ट करो कि कैसा अकाउंट है आपका। देखा है कभी इस चीज को, नोटिस करा है ना। जनरली आप लोगों का खाता, जो हम लोगों का पापा वगैरह इनिशियल लेवल पे खुलवाते हैं, आज भी आपके पास जो एटीएम कार्ड होगा, 99% लोगों का, हम सबकी जो एज है उसके हिसाब से हमारा कौन सा खाता होता है जनरली,
करंट अकाउंट नहीं अर्पित, नहीं नहीं, करंट अकाउंट होता है अर्पित। जैसे क्या होता है कि हमारा एटीएम कार्ड है, हमारा बैंकों के पास खाता खुला हुआ है, जो भी डिमांड डिपॉजिट्स का फॉर्म में ही है, वो एक तरीके से हमारे डिमांड डिपॉजिट अकाउंट्स हैं। करंट अकाउंट है, एक सेविंग अकाउंट है। जनरली लोग जो शुरू में सबसे पहले जो खुलवाते हैं खाता अपना, वो करंट अकाउंट में खुलवाते हैं। ज़्यादातर लोगों के पास इनमें से मैंने पूछा कि आपके पास कौन सा खाता होता है इनमें से, तो वो होता है करंट अकाउंट। सेविंग भी होता है, ऐसा कोई नंबर नहीं है कि ऐसा नहीं होता। हाँ प्रधान ने बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा कोई नंबर नहीं है कि ऐसा कुछ होता है वैसे वो करके, लेकिन डिपेंड करता है। देखो आपके पास ऑप्शंस होते हैं, इतना तो मानते होगे ना अंकिता कि ऑप्शंस होते हैं कि आप जाके किसी में भी खुलवा लो खाता, ठीक है। लेकिन मैं अब आपको सेविंग वाली बात मैं उससे क्यों पीछे हट रहा हूँ, मैं इसको ऑप्शन में कंसिडरेशन में क्यों नहीं ले रहा, बिकॉज ये एक ऐसा डिपॉजिट अकाउंट होता है सेविंग अकाउंट वाला विच अलाउस लिमिटेड ट्रांजेक्शंस। अब प्रधान ने जैसे आप सेविंग वाले की बात कह रहे हो, इतना नहीं होता होगा मतलब ट्रांजैक्शन वगैरह, तो उसके हिसाब से लिमिट वगैरह को देख के पापा ने हो सकता है यहाँ अकाउंट खुलवा दिया। वो अरबित ये तो अपने ऊपर बात है ना यार, हम जाके कल को कन्वर्ट नहीं करवा सकते क्या, दूसरा नहीं खुलवा सकते क्या, कितनी देर लगेगी, एक दिन का काम है। से एंड यहां पर आप डेली ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो विदाउट एनी लिमिट। नंबर ऑफ अमाउंट के ऊपर पैसा होता है। जैसे आई थिंक अभी ना मैं आपको बताता हूँ, पहले डेली ट्रांजेक्शन्स होती है, लिमिट थोड़ी सी ज़्यादा होती है सेविंग अकाउंट के कंपैरिजन में। जैसे अच्छा प्रधान आप कह रहे हो मोस्टली बिजनेस वालों का करंट रहता है, सैलरीड का सेविंग्स होता है, मेरा भी सेविंग है। ओके ठीक है ठीक है ठीक है अच्छा ठीक है चार ठीक है ज़्यादातर लोगों का भाई ठीक है। ओके ज़्यादातर लोगों का सेविंग अकाउंट होता है दोस्तों, ठीक है। आप लोगों का जो भी अकाउंट है, जितने मेरे को यूट्यूब पे ऑडियंस सुन रही है, आप लोग बस पैसा कमाने से मतलब रखें, अकाउंट कोई सा भी खोलें, बस एफर्मेशन मारे कि पैसा आ रहा है आपके पास पर सेकंड 100,000 करोड़ रुपीस, ठीक है। तो दोस्तों जो करंट अकाउंट होता है इट इज़ मेंट फॉर डेली ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट मुझे आपको आस्पेक्ट बताना है, ठीक है, जो कि आपको किसी बुक के अंदर मिलेगा नहीं और कोई भी बुक आपसे बात करेगी नहीं इसके बारे में। ये जो तीसरा कंपोनेंट आपको दिख रहा है दोस्तों M2 के अंदर, सेविंग डिपॉजिट्स विद, यहाँ पर एक मिनट, सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। अब क्या हुआ था, मैंने और प्रदन्या ने जब 2018 में जब पहली बार एग्ज़ाम लिखा था, ठीक है, हम दोनों साथ में विजन IAS में ही थे। तो जब हम दोनों ने पहली बार एग्ज़ाम लिखा था, तो उस टाइम पर हमारे एक करंट अफेयर चला था 2018 में। जो करंट सरकार है उन्होंने क्या करा था कि एक, जैसे ये एक बैंक होता है, आप इसकी फुल फॉर्म जो है ना, इसको पोसा बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट बैंक्स वैसे बोलते हैं, लेकिन उसको पोसा बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल इससे मिलता जुलता एक कंफ्यूजन वाली चीज सरकार ने लॉन्च कर दी और उसको नाम दिया IPPB। क्या है ये IPPB? अब पोसा तो आप समझ गए, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, ये जो है वो अकाउंट है, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट बैंक्स, इसको पोसा बैंक्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखो ना, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, ये नहीं बोलते हैं इसको बोलते हैं पोसा बैंक्स, ठीक है। ये IPPB क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होती है इंडिया, अरे बोल रहा हूँ मेरी माँ, रुक जाओ इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। पूछ थोड़ी ना रहा था, बता रहा हूँ, पेन टैबलेट भी लिखने के लिए टाइम लेता है यार इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स, ठीक है। अब उसके बाद ना लोग पहले ही तंग थे कि यार ये पोसा अच्छा है कि IPPB अच्छा है, हम यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर जाएं या फिर यहीं पोसा में ही रहें। फिर थोड़े महीनों के बाद सरकार की स्टेटमेंट आती है कि इसको लिंक करवाना जरूरी है इन दोनों को। अब जनता की तशरीफ हट गई। अभी पोस्ट ऑफिस ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक थे ना,
यार लोगों का इनके ऊपर बहुत ज़माने से ट्रस्ट रहता है। ये आज़ादी से पहले वाले, मतलब ये आज़ादी के टाइम वाले पूरे के पूरे बैंक्स हैं, जिसमें हमारी दादी नानियाँ वगैरह जो होती हैं ना, छोटे छोटे जो पैसे जो होते हैं जिनको भाई ब्याज कम मिल रहा है, पूरे साल का समथिंग समथिंग मिल रहा है, लेकिन वो खुश हैं उसमें कि भैया सरकारी बैंक है हमारा, आज़ादी के टाइम से लेकर तेरे दादा का अकाउंट इसमें था, ये था उसमें, तो ये इसको लेकर ना अर्पित आपको पता होगा कि इमोशनल सेंटिमेंट है लोगों में, बुजुर्ग लोगों में, है ना। तो ये चीज़ है, ओके। लेकिन अब हम ना क्या करेंगे, हम ना एक बार के लिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं ज़रा कि क्या है, और इसका जो लिंक वाली बात है ना, एक बार के लिए हम वो भी करेंगे, तो आपको ये तीसरा कंपोनेंट है ना हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपसे सीवी सचदेवा में प्रॉमिस भी करा था कि हम सीवी सचदेवा की बुक में इसका जिक्र नहीं करने वाले हैं, तो आज वो टाइम आ गया कि नितिन सिंघानिया की बुक में हम इसको जानते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं दो चीज़ें आपको बताऊंगा। एक डिफरेंशिएट का टेबल मैं बना रहा हूँ, ये इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, एंड दूसरा मैं बना रहा हूँ पोसा का, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट्स बैंक। ठीक है, सबसे पहले याद रखना, नंबर वन, ये भी सेविंग अकाउंट होता है, ये भी सेविंग अकाउंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं इसके अंदर। आप ना ये याद आ जाएगा आपको 2018 में ये क्या हुआ था। 0 रुपए के खाते से भी आप इसको स्टार्ट करवा सकते हो, जीरो बैलेंस चाहिए आपको इसमें। लेकिन यहां पर आपको, अगर ध्यान से सुनना, आपको अगर चेक नहीं चाहिए, चेक नहीं चाहिए, तो मिनिमम डिपॉजिट जो आपको करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 20 रुपए का। अगर आप चेक वाला अकाउंट रखना चाहते हो तो मिनिमम डिपॉजिट जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 500 रुपए का। ये इसकी बात बता रहा हूं मैं, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक वाले की। ठीक है, दो डिफरेंस ये हो गए। फिर अगला तीसरा डिफरेंस, दोनों पे आपको, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पे भी और पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक पे भी, क्वार्टरली ब्याज जो मिलता है आपके डिपॉजिट पर। क्वार्टरली कितने टाइम पीरियड होता है, 3 महीने का। 3 महीने का जो ब्याज मिलता है, हर 3 महीने 4% का ब्याज मिलता है आपको। यहां पर भी क्वार्टरली ब्याज आपको 4% मिलेगा आपकी डिपॉजिट पर। यहां पर आपको कोई भी जीरो, मतलब 0 रुपए के खाते पर आपका अकाउंट खुल जाएगा, और जब इतने पे खुल ही रहा है तो मिनिमम बैलेंस जो है ना, मिनिमम बैलेंस आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप रखो, 0 रुपए मिनिमम बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी खाता वाता चलता रहेगा, कोई पेनल्टी नहीं, कोई फाइन नहीं। अगर आप नॉन चेक वाले हो, नॉन चेक, अगर आपने चेक इशू नहीं करवा रखा है, मिनिमम बैलेंस आपको 50 रुपए प्रति महीने का रखना पड़ेगा अपने अकाउंट के अंदर। और अगर आप चेक वाले हो, चेक है आपके पास, चेक बुक आपने इशू करवा रखी है, तो मिनिमम आपके खाते में पैसा पर मंथ 500 रुपये होना चाहिए, 500 रुपये पर मंथ। अगला डिफरेंस, अगला डिफरेंस है, मैक्सिमम बैलेंस आप 1 लाख तक का, 1 लाख रुपए तक का ही रख सकते हो। यहां पर नो लिमिट, मैक्सिमम बैलेंस कितना भी हो आपका, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मान लो कि 1 लाख रुपए से ऊपर चला गया, मैंने 1 लाख रुपए ही रख रखे हैं, मुझे इस पर ब्याज भी तो मिल रहा है, क्वार्टरली का ब्याज मिला 4%, ऑटोमेटिकली ऊपर हो गया 1 लाख 4 हजार रुपये हो गया ये। तो ये वाला जो अमाउंट होगा, जैसे ये 1 लाख 1 रुपए होगा, ये पूरा का पूरा अमाउंट, पूरा का पूरा अमाउंट ये मेरा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कैसे चला जाएगा, यहीं से बस एक बात निकल आती है हमारा, एक जो 6 पॉइंट है, आप ऐसा करके यहां पर मान लो, हमें इन दोनों को लिंक करवाना कंपलसरी है। एक और पॉइंट देता हूं, डोर स्टेप बैंकिंग। जैसे आपको डोर स्टेप बैंकिंग घर पे जानते होगे ना, जैसे क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड वगैरह घर तक आ जाते हैं, वो हो जाते हैं, है ना। तो ये सब जो एडिशनल चार्ज कुछ लगेंगे, लेकिन ये अलाउड है। डोर स्टेप बैंकिंग जो पोसैब है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट है, वहां अलाउड नहीं, वहां नहीं मिलेगा आपको ऐसा कुछ भी।
यहां पर आप मनी ट्रांसफर किसी भी बैंक में कर सकते हो। मतलब मनी ट्रांसफर जैसे आपके पास कुछ भी है, आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, आप आईसीआईसी बैंक में किसी को पैसा भेजना चाहते हो, ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अलाउड है। लेकिन ये पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में ये वाला काम जो मनी ट्रांसफर करने का है ना, ये आप तभी कर सकते हो जब आपका खाता लिंक हो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ, और लिंक करवाना तो आप इसलिए अनिवार्य है ही। अब एक इंपॉर्टेंट बात ब्रह्मास्त्र मैं आपको दे रहा हूं एक, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट इन सारे डिफरेंसेस में से सबसे इंपॉर्टेंट बात, आईपीपीबी की जो गवर्निंग अथॉरिटी है वो आरबीआई है, और पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट की जो गवर्निंग अथॉरिटी है वो है यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, आज के बाद आप तो नहीं भूलोगे पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट को। मैंने सीबी सचदेवा के अंदर इसलिए होल्ड करके रखा हुआ था क्योंकि जो बात जब जहां करी जाए वो वहीं अच्छी लगती है। ठीक है, एंड डोंट वरी, खुद से डिफरेंसेस निकालने अभी मत बैठ जाना गूगल पे जाके। ये वाला होमवर्क मैं आपके लिए करके लाया हूँ, एडिशनल मेहनत मत करो, रिवीजन पे फोकस करो। आप इसलिए ही मेरे पास आए हो ताकि आपका टाइम बचे, वरना मैं खुद बोल देता आपसे कि आप इसके ऊपर नोट बना लेना, मुझे ग्रुप के अंदर फोटो भेज देना। वो नहीं कर पाते आप, सारे डिफरेंसेज एक जगह कंपाइल करके नहीं ला पाते, कुछ ना कुछ आपसे इंपॉर्टेंट मिस हो जाता है। जैसे आप ये गवर्निंग अथॉरिटी के बारे में पता नहीं लगा पाते, डिफरेंस नहीं कर पाते इनके बीच में। आप एक आर्टिकल इसका लिखते, एक आर्टिकल उसका लिखते, डिफरेंस करके बता दिया मैंने आपको क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। दोनों सेविंग अकाउंट है, 4% का ब्याज दोनों में मिलेगा, ठीक है। बाकी सारे के सारे आपके वो हैं डिफरेंसेस हैं। ओके, तो ये हो गया M2। M3 क्या होता है? इट इज़ अ ब्रॉड मनी, इसको ब्रॉड मनी कहते हैं। अगेन लिक्विडिटी कम हो जाएगी M2 की एज कंपेयर टू M0 एंड M1, कम हो गई, ठीक है। अब ये सेविंग बैंक में अब लिक्विडिटी क्यों कम होती जा रही है हर एक स्टेप में? क्योंकि जितना सर्कुलेशन कम होता चला जाएगा लिक्विडिटी कम होती चली जाएगी। लिक्विडिटी सर्कुलेशन की वजह से ही तो आ रही है ब्रदर, यहाँ जो मनी सर्कुलेट कर रहा है। जब यहाँ खाते में रखने वाली बातें हो रही हैं, सेविंग की बातें हो रही है, सेविंग में कभी पैसा घूमता थोड़ी ना है। हम दो वर्ड पैराडॉक्सिकली आयरॉनिकली एक जैसे कैसे बोल सकते हैं कि हम सेव भी कर रहे हैं और हम पैसा भी घुमा रहे हैं? ऐसा थोड़ी ना होता है, एक ही चीज तो हो सकती है, ठीक है। M3, M1 पूरा का पूरा ये वाला करेंसी विद द पब्लिक नेट डिमांड डिपॉजिट बाय कमर्शियल बैंक प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम। अभी जो दोस्तों टाइम डिपॉजिट होते हैं ना, इसके लिए सबसे पहला बस एक ही वर्ड यूज करूंगा मैं, आपका सारा क्लियर हो जाएगा। FD, फिक्स डिपॉजिट। आप ना इसको एक पर्टिकुलर टाइम से पहले तोड़वा नहीं सकते। अगर आपने तोड़वाया तो आपको ब्याज भरना पड़ेगा, फिर उतना पैसा भी नहीं मिलेगा आपको जितना आपने भरवाया होगा। ये आपका लॉक हो जाता है एक बार के लिए। तो FD सोच समझ के लोग बनवाते हैं। हिंदुस्तान में जनरली, पूरे हिंदुस्तान की अगर हम लोग बात करें तो FD का सिलसिला कैसे शुरू हुआ था और कैसे पॉपुलर हुआ और क्यों चलता चला जाता है कि भैया ये कैसे पैसे जिनको हाथ नहीं लगाने हैं। और ये जनरली ना FD का जो सिलसिला है, समवॉट इट इज एसोसिएटेड विद द डाउरी सिस्टम। दहेज जो देना पड़ता है ना, तो माँ बाप जो होते हैं जिनके घर में बेटियां होती हैं कि दहेज देना पड़ेगा, शादी में कुछ ना कुछ तो खर्चा आएगा, नाना करते हुए भी लड़के वालों को कुछ ना कुछ गाड़ी, स्कूटी, हीरो होंडा, गधा घोड़ा कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। उसके लिए अभी से पैसा जोड़ना स्टार्ट करो। हॉस्पिटल में लड़की देखी नहीं, लड़की हुई है, FD करवा दो, ठीक है। नेट टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम, ये एक ऐसी चीज है जो आप एक पर्टिकुलर टाइम पे जाने के बाद ही इसको तोड़ सकते हो। पहले तोड़वाया निकाल सकते हो अपना पैसा, कोई बात नहीं, लेकिन आपको फिर जो उतना ब्याज मिलेगा जितनी एक्सपायरी के बाद, मान लो 3 साल की आपने FD करवाई, वो करवाई, तो वो नहीं होगा, ठीक है। एंड FD दोस्तों कभी भी मत करवाना, हमेशा बैड ऑप्शन होता है, क्योंकि FD कभी भी ना महंगाई को बीट नहीं कर पाती, इन्फ्लेशन को कभी भी बीट नहीं कर पाती। मतलब जो आप 5 साल के लिए सोच रहे हो जितना आपको उसमें अमाउंट मिलेगा, उतना तो आप म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स वगैरह में अगर आप रोटेट कर दो तो उतना आपको वैसे भी मिल जाएगा पैसा। M4, M4 के अंदर M3 की सारी चीजें। अब M3 की सारी चीजें तो M1 भी है इसके अंदर, यानी कि M3 कह रहा है कि M3 है इसके अंदर। अब M3 के अंदर M1 था, और M1 के अंदर ये दो कंपोनेंट्स थे कुल मिलाकर। अगर मैं आपको डिस्टर्ब ना करूं, तंग ना करूं, तो ये देखो मैं बता देता हूं। M4 के अंदर क्या क्या बातें आ जाएंगी? करेंसी विद द पब्लिक, नेट डिमांड डिपॉजिट्स बाय कमर्शियल बैंक, नंबर 3 नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंकिंग सिस्टम, नंबर 4
टोटल डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशंस, टोटल डिपॉजिट्स एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इसके बारे में मैं आपको कमिंग लेक्चर्स में बताऊंगा, अभी नहीं। इसके बारे में रेलिवेंट जगह पे बात करेंगे। एनएससी क्या होता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में जो टोटल डिपॉजिट है वो देखे जाते हैं, बस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट नहीं देखा जाता। तो यह M4 तक आते आते और M0 से कहानी स्टार्ट करते करते सबसे लिक्विड कौन सा मनी सप्लाई का मेजर, सबसे लिक्विड कौन सा? M1 नहीं है, M0। और सबसे कम लिक्विडिटी किसकी? M4 की। अब एक बात ध्यान से सुन लो, M0, M1, M3 ये इंडिया के अंदर बहुत वाइडली यूज होते हैं। M2 और M4 ये रेयरली यूज होते हैं। एक तो ये वाली बात याद रखना। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी जो है मैंने आपको बता दी, M0 की सबसे ज़्यादा, M4 की सबसे कम, ठीक है। और ऐसे फिर होते 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 कम होती चलेगी यहाँ से। ये डिक्लाइन जो हो रहा है लिक्विडिटी के अंदर, ये हमें क्या दर्शाता है, क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स शिफ्टिंग द फीचर्स ऑफ मनी, या मनी सप्लाई के फीचर्स जो शिफ्ट हो रहे हैं, कि मनी पहले काम कर रहा था मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह। देख रहे हो, शुरू में सर्कुलेशन वाले वर्ड थे। सर्कुलेशन, करेंसी विद द पब्लिक, ये भी सर्कुलेट होगी। डिमांड डिपॉजिट ये फटाफट लोग निकाल सकेंगे, ठीक है। लेकिन बाद में सेविंग की बातें, FD की बातें, टोटल डिपॉजिट्स, अगेन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक की, जब नामी सेविंग आ गया तो सेविंग वाली बातें। ये मनी जो है वो पहले मीडियम ऑफ एक्सचेंज इधर उधर सर्कुलेट होने के लिए फिर रहा था, अब वो एक जगह पर आकर एक तिजोरी या डब्बे में बंद होने के लिए रेडी हो रहा है, स्टोर ऑफ वैल्यू। तो यानी कि M0 जो है वो दिखाता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज को, M4 जो दिखाता है स्टोर ऑफ वैल्यू को, यानी और यहां से लेकर यहां तक वैल्यू कम होती चली जाती है। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।